चैप्टर होते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। ऐसा चैप्टर जो दिमाग खराब कर देता है, ऐसा चैप्टर जो न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा देता है कि हम बहुत ही मुश्किल से इसको कर पाते हैं। लेकिन आप चिंता ना करो, आप न्यूमेरिकल मेरे साथ मिलके करोगे तो आप बहुत ही कंफर्ट जोन में रहोगे। बस क्लासेस बंक नहीं करना, क्लासेस छोड़ना नहीं, ये बात अच्छी तरीके से सुन लो, क्योंकि ऐसा करके आप अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हम एक हद तक किसी को कह सकते हैं और वो कहेंगे। देखो, इस चैप्टर में दो चैप्टर है, ठीक। कहते हैं बच्चों की नजर में कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर में से एक है। और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं +1 के अंदर, वो कभी नहीं कहते कि इक्विलिब्रियम मुश्किल है। तो जिन्होंने मेरे से +1 में पढ़ रखा है उनको तो पता है कि किस तरीके से हम इन चीजों को कराते हैं और बताते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको भी मैं इस लायक बनाऊंगा कि वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इस चैप्टर में देंगे। ठीक है, लेकिन आज तो पहला दिन है और पहले दिन में छोटी छोटी बातें होंगी, बेसिक बातें होंगी, और वो जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना यार। अगर मैं फिजिक्स का इक्विलिब्रियम की बात करूं तो फिजिक्स के सर कहते हैं कि एक बॉडी है, इधर से फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स इधर से लगाया, बॉडी वहीं रुकी रहेगी। रुकना इक्विलिब्रियम का नाम है। लेकिन यहां पे ये बॉडी वास्तव में रुकी हुई है, इसलिए फिजिक्स में इसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सही। लेकिन केमिस्ट्री का अंदाज इक्विलिब्रियम का अलग है। वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है? एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल दिया जाता है कि एक कंटेनर में पानी भर लो। भर लिया, ऊपर से एक पाइप लगा दो और इस पाइप से पानी गिराना शुरू कर दो। पानी आ रहा है, लेवल बढ़ेगा। जितना इस पाइप का मुंह है, माउथ है, उतना ही यहां से होल क्रिएट कर दो, तो उतना ही पानी यहां से बाहर चला जाएगा। तो पानी का लेवल वही रहेगा। बाहर से खड़ा होने वाला बंदा कहेगा यार पानी का लेवल तो ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, रुका हुआ है। रुकने को इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ना, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। राइट? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सर डायनामिक क्यों है? ये बॉडी वास्तव में रुकी हुई है, लेकिन यहां पे रिएक्शन रुकी नहीं है। पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है, तो रिएक्शन तो हो रही है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और एक, तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन उल्टी मानेंगे। तो क्या ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम यहां पे डायनामिक है कि स्टैटिक है? तो केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। हम कभी स्टैटिक की बात नहीं करेंगे, हम डायनामिक की बात करेंगे। हम दोनों रिएक्शंस की बात करेंगे। हम कहेंगे नेट इफेक्ट 0 है, लेकिन रिएक्शन नहीं हो रही है, ये बात गलत है, रिएक्शन होती है। हाँ, इक्विलिब्रियम ये भी है, इक्विलिब्रियम ये भी है। आ गया समझ? अच्छा, अगर केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इरिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होंगी? कुछ एग्जांपल अगर मैं देखूं तो कहा जाता है कि अगर कार्बन का कंबशन कर दो तो CO2 बन गई और हीट बन गई। ऐसी रिएक्शन होती है। तो कार्बन का जैसे ही आपने कंबशन किया, CO2 बन गई, CO2 एटमॉस्फेयर में आ गई, हीट कहीं और चली गई। तो क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड भी होती है? कंबशन रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होती है। ठीक, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। NaCl बड़ा फेमस एग्जांपल है। AgNO3 मिलकर क्या बनाते हैं? AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है, पता होगा। और साथ ही साथ में यहां पे बन गया, क्या बन गया?
NaNO3 कहा जाता है कि प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं आती है। क्यों? जो प्रेसिपिटेट बन गया वो वापसी नहीं कर पाता है। और आपको याद दिला दूं कि हमारे एग्जामों में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें देख के बताना होता है कि कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है और कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है। आ रहा है समझ? है? तो ये पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में भी बहुत है, बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल हैं। जैसे हम लोग कहते हैं N2+3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब सर मेरी बात सुनो, जैसे HCl प्लस NaOH मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl प्लस क्या बनाएंगे? वाटर। आपको पता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी क्या होती है? H प्लस और OH माइनस को रिएक्ट करके सॉल्ट बनाना। सॉल्ट बना लिया, क्या ये गंगा उल्टी डायरेक्शन में बहेगी क्या? तो एसिड बेस रिएक्शन भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं वो भी रिएक्शन कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सीधा सीधा सवाल आता है मेडिकल में। ठीक है, तो थोड़ी आपको अपनी समझ पैदा करनी पड़ेगी तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन जरा इसकी बात करते हैं। इधर देखो, यहां क्या हुआ? अगर N2 और H2 मिलकर बनाया तो उन्होंने क्या बनाया बेटा? पहले बताओ। अमोनिया बनाया। बोलो भाई, जरा गौर करना बेटा, क्या होता है? गौर करना। N2 और H2 ने अमोनिया बनाना शुरू किया। धीरे 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 क्या होगा? N2 और H2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम। और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और मेरा कंटेनर क्लोज्ड है तो मैंने अमोनिया को भागने नहीं दिया। अब मैं क्या देखता हूं कि अमोनिया टूट करके दोबारा से N2 और H2 में आने की कोशिश करती है तो रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल। बोलो भाई। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम सेट नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम तभी सेट होगा जब ऊपर का पानी जितना आ रहा है उतना ही नीचे निकल जाए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाए। और इसके लिए आप एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या मिल जाएगी? इक्वल मिल जाएगी। तो रिवर्सिबल तो वो पहले ही था, अब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। आया समझ में? और हजारों एग्जाम्पल रिवर्सिबल के हैं। मैं कुछ लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं। H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन 2HI। PCl5 फॉर्मिंग PCl3 प्लस Cl2। क्यों भाई? आ रहा है समझ में? CaCO3 सॉलिड मिलके क्या बनाएंगे? CaO सॉलिड प्लस CO2 वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और आपने अगर +1 में न्यूमेरिकल अच्छे खासे करे हो तो इन्हीं पे ही करते थे ज्यादातर सवाल। ठीक है, आ गया समझ में? तो रिवर्सिबल होने के लिए पहली बात तो कंटेनर का क्लोज्ड होना जरूरी है जिससे किसी को भागने का मौका ना मिल पाए। और टेम्परेचर का कांस्टेंट होना भी क्या है बेटा? जरूरी है। और आप मुझे यह बताओ, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो पाएगा? इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पे सेट होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन पे सेट होगा। आ गया समझ में बेटा? इतनी बात समझाने के बाद अब मैं कुछ एक थ्योरी का पॉइंट बताता हूं कि करेक्टर स्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहला, क्यों भैया बोलो, कैसा होना चाहिए इक्विलिब्रियम? डायनामिक। दूसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बोलो बैकवर्ड होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे तो आप सुन लो ना कि इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का हमेशा डायनामिक होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या बेटा? बराबर होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है? उसके बाद अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से
कोई भी एक चीज गैस हो तो आपका क्या जो कंटेनर है वो कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए या क्लोज्ड होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलूं तो आपको पता है कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान से समझ लो, ठीक है। 11th स्टाइल में नहीं पढ़ा रहा हूं, शॉर्टकट शब्दों में मेन मेन बातों को समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। मैं ज्यादातर समय इसके क्वेश्चन कराने पे बिताने के मूड में हूं, समझे। हाँ, उसके बाद फिफ्थ पे आओ। और क्या होगा ये बताओ। एक बार इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो पानी का लेवल कांस्टेंट था ना, तो इसका मतलब जितनी भी ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं वो बदलती रहती हैं कि कांस्टेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जैसे कंसंट्रेशन, क्यों भाई, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, नहीं समझ में आया, कलर, क्या, सारे के सारे बिकम, बोलो, कांस्टेंट हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, है, ओके। और अब एक बात और, छठा नंबर कैटालिस्ट। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, रिवर्सिबल साइन सी, यहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, कैटालिस्ट का क्या रोल है, कोई बताएगा? हैं, सुनो, एक रुको मैं बताऊं, मैं अपने शब्दों में बताऊं। एक रिएक्शन के अंदर जो आप कैटालिस्ट लिखते हो, ठीक है, वो पूरी रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट होता है, चाहे उसके अंदर 100 रिएक्शन क्यों ना हो रही हो। रिएक्शन तो एक है, लेकिन गहराई में जाके पता लगा कि इसमें दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटालिस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3, हम सब जानते हैं यह हैबर प्रोसेस है। हम ये भी जानते हैं कि यहां आयरन कैटालिस्ट होता है। तो ये जो आयरन कैटालिस्ट होगा ना, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी होगा और बैकवर्ड के लिए भी। मैंने क्या बोला, एक रिएक्शन के लिए जो एक कैटालिस्ट लेते हैं वो सबके लिए होता है, वो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन को, इधर सुनो, इधर सुनो, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, के लिए अगर कैटालिस्ट है तो बैकवर्ड के लिए भी कैटालिस्ट है। तो इसका मतलब ये प्रभावित दोनों को बराबर से करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पे कोई ओवरऑल फर्क नहीं डालेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जो काम 15 मिनट में हो रहा है विदाउट कैटालिस्ट, वो विद कैटालिस्ट 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, ये हो सकता है। यानी कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नोट कर लीजिए, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बट इट कैन बी सेटअप अर्ली, बट इट कैन बी सेटअप अर्ली। हम इसको अर्ली सेटअप कर सकते हैं। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो। अब बच्चों के मन में आता है कि सर, सुनो सर, कैटालिस्ट अगर नेगेटिव हो, कैटालिस्ट क्या हो, नेगेटिव हो, तो इक्विलिब्रियम लेट भी सेटअप हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आमतौर पे कैटालिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। एक्चुअली में जो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है ना, हम उसको नेगेटिव कैटालिस्ट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं पॉइजन। क्या बोलते हैं? या इनहिबिटर्स, कुछ इस तरह का नाम देते हैं। तो अगर कैटालिस्ट आता है ना, तो 99% केसेस में आप किसकी बात कर रहे होते, पॉजिटिव कैटालिस्ट में होता है। आया समझ में? ओके, आ गया समझ में? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। आप सुनो, एक मिनट सुनो, है ना। इक्विलिब्रियम पर केमिस्ट्री में, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में रेट इक्वल होता है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को देखकर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको कराता हूं और ग्राफ की नजर से कराता हूं, ठीक है। देखो, देखो, अगर मैं कुछ ग्राफ के नजरिए से देखूं, देखो,
बेटा इस पॉइंट को देखो कि अगर मैंने यहां पे रेट ले लिया और यहां पे टाइम ले लिया, फॉरवर्ड रिएक्शन लगातार कम होती जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन लगातार बढ़ती जाती है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और यहां पे बराबर आती है। बेटा इधर देखो, हाँ जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों कम हो रही होती है आपको पता है? रुको बता देता हूं आपको, एक बार समझा दूं। N2+3 S2 फॉर्मिंग 2NH3। आपने यहां से रिएक्शन शुरू करी, इसके 5 मोल ले लिए, इसके 5 मोल ले लिए, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन शुरू होगी? बैकवर्ड? फॉरवर्ड शुरू होगी। और इस समय रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत में स्पीड बहुत ज्यादा होगी। क्या धीरे धीरे N2 और H2 की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी? तो रेट भी लगातार कम होता जाएगा। इसलिए देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लगातार घट रहा है, लेकिन किसका बढ़ रहा है? बैकवर्ड का बढ़ रहा है। क्या इस पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम सेट हो गया कि नहीं? तो ये जो टाइम होगा, क्या वो टी इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं? और सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो, उसके बाद आप टाइम कितना भी आगे बढ़ा दो, क्या इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इस बार रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैक, अब मान लो मैं ये ग्राफ बना दूं, ये सही है, और अगर मेरे लिए ऐसा कोई ग्राफ बन जाए, ये रेट और ये टाइम, और कह दें ये ग्राफ है, क्या ग्राफ सही है? शुभम क्यों सही है? आप लोग भी बताओ। तुम बोलो। रोहित भाई, आपने ध्यान नहीं दिया, ग्राफ बनाने से पहले एक शब्द बोला था, इक्विलिब्रियम पर रेट इक्वल होनी चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट तो होनी ही चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रेट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो बराबर भी हो सकती है। इस केस में ग्राफ क्या दिख रहा है? रेट कम हो रहा है, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे रेट कांस्टेंट तो हो गया, लेकिन इक्वल तो नहीं हुआ। नहीं आया समझ में? ये ग्राफ रेट वर्सेस टाइम का गलत है इक्विलिब्रियम के लिए। नहीं समझे बात को? है ना? बात लगता समझ नहीं पाए इस जगह पे। और उसके बाद आगे भी तो बढ़ गया। आपने देखा इस बार को इंटरसेक्शन के बाद आगे कुछ भी बढ़ा दो, क्या बात कर रहे हो? आपने इस पॉइंट को बढ़ा दिया। एक बार इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद आप टाइम कितना भी बढ़ा लो, टाइम देखो मैंने बढ़ाया आगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये रिएक्शन ऐसे जा रही है, इसका मतलब आगे फिर आपने चेंज कर दिया, और अगर आपने चेंज कर दिया तो हम तो यहां का एंड पॉइंट आपसे मानेंगे। और इस जगह पे क्या दिख रहा है कि हमारी जो, ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड। हम इस जगह पे अगर देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट तो हो गई, लेकिन इक्वल नहीं हुई। और इक्वल होना जरूरी है, वो इसमें सही है, इसमें गलत है। इसलिए ये ग्राफ सेटिस्फाई नहीं करता इक्विलिब्रियम को। अरे भाई सीधी बात है, अपने दिमाग में बिठाओ यार कि इक्विलिब्रियम पर केमिस्ट्री में क्या होता है? रेट इक्वल होती है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। वो इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें बताओ, एक बार इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद में कहीं कोई कंफ्यूजन आया फिर? लेकिन यहां तो आ गया ना, तो ये ग्राफ पूरी तरह से वैलिड नहीं है। लेकिन अब इधर आओ, आया समझ में पहला ग्राफ? ठीक, आगे चलें? रुको, अब अगला ग्राफ देखो। इधर क्या है? टाइम। इधर क्या है? कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। क्या ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है? बोलो, करता है कि नहीं करता है? प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये बताओ। रिएक्टेंट घट रहा है पहले,
होना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पॉइंट के बाद लगभग कांस्टेंट हो गया। क्या कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। और इस बार यहाँ रेट नहीं है, कंसंट्रेशन है। तो यहां पर कौन है? रिएक्टेंट। और यहां पे क्या है? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट कम हुआ, प्रोडक्ट बढ़ा, और जब कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम सेट हो गया। लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। हो सकता है। बोलो, अगला ग्राफ देखो। ये सब ग्राफ है क्या? तो क्वेश्चन है टाइम और क्या बेटा? कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है? कर रहा है। क्यों? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। ठीक, ये भी ग्राफ सही है। कुछ और ग्राफ देखो। इधर देखो कंसंट्रेशन, इधर देखो टाइम। ग्राफ ऐसे आ गया, और ये है कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट। ये है प्रोडक्ट। क्या ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है? क्योंकि इस बार कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो है ही, इक्वल भी है। तो कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है। ये सब ग्राफ पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं एक कैटलिस्ट के आधार पर देखूं, तो यहां पर हो गया क्या? रेट। और यहां पे हो गया टाइम। ये ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट था। ठीक है। अगर मैं इक्वली कैटलिस्ट यूज करूं, तो क्या ग्राफ ऐसे नहीं आ जाएगा? है ना? तो जो टाइम पहले ज्यादा लग रहा था, अब वो टाइम कम लगेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है? कैटलिस्ट के लिए। ये है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है। और ये ग्राफ किसके लिए है? विद कैटलिस्ट। चले भाई, ग्राफ की नजर से इक्विलिब्रियम के ग्राफ समझ में आ गए हैं? और ग्राफ बनाते वक्त राहुल भाई, दो ही बातें अपने दिमाग में रखनी है। रेट, रेट इक्वल होना चाहिए, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम के आने के बाद रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट कम ज्यादा नहीं होंगे, बराबर ही होने चाहिए। इसी भावनाओं से जब आप इन ग्राफ को देखोगे, पढ़ोगे, तो सारा कुछ समझ में आ जाता है। देखो भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। ओके। ग्राफ की नजर से केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसा होता है समझाने के बाद अब चलते हैं अगला टॉपिक, जहां से न्यूमेरिकल की शुरुआत होगी। लॉ ऑफ मास। क्या बेटा? एक्शन। लॉ ऑफ मास क्या? एक्शन। एक बार मेडिकल में यह पूछा गया था, इस लॉ को किसने दिया था? कल मुझे नहीं है, मत देखो। मत देखो, नकल नहीं करो। एनसीईआरटी पूरी तरीके से थ्योरी पढ़ो, क्लास पूरा अच्छे से अटेंड कर दो। मजाल है किसी बुक का क्वेश्चन आपको ना आए। मैं भी क्लास में खड़े होकर क्या कह रहा था, इंडिया की किसी बुक से सवाल पूछो। ये एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा स्टेटमेंट होता है। क्यों स्टेटमेंट होता है? क्योंकि हमें पता है क्या पूछोगे यार, सब तो पढ़ाया हुआ है। तो उसी तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन की डिस्कवरी किसने करी थी? कल आप एनसीईआरटी में ढूंढना उन साइंटिस्ट का नाम, मुझे कल बता देना, क्योंकि मैं बता दूंगा, फिर आपको को ठीक है जी, फिर तो आप भूल जाते हो। लेकिन अच्छा, पूछेंगे यार ये तो देखो आ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी को चाट जाओ भाई, उतनी ही थ्योरी पढ़ो, उतनी ही जरूरत है। आओ यार, लॉ ऑफ मास एक्शन तो लॉ तो बाद में आएगा, इसके अंदर एक टॉपिक आया करता था 11th में, एक्टिव मास। याद है? सारा खेल इसी का ही था। आपको बताऊं, एक्टिव मास मास नहीं होता। एक्टिव मास, लिख लो इस पॉइंट को, एक्टिव मास इज not the mass, but
इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। इसको हम एक्सपेरिमेंटली काउंट करते हैं। किसको? एक्टिव मास। चले, और वो क्या कैलकुलेशन होता है? एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, पूछ लेना बेटा, एंड लिक्विड, प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड इक्वल टू 1। एक्टिव मास प्योर सॉलिड्स का और लिक्विड का 1 होता है। एक्टिव मास ऑफ गैसेस होता है, क्या होता है एक्टिव मास गैस का? समझना, एक्टिव मास गैसेस का होता है, हाँ जी, गामा इंटू मोलारिटी। गामा इंटू मोलारिटी या गामा इंटू गैस का पार्शियल प्रेशर। गैस ही दुनिया में ऐसा सिस्टम है जिसका एक्टिव मास 2 तरीके से निकाला जाता है। वो ये है, आप कहोगे सर गामा क्या होता है? गामा को हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट। और फॉर आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग शॉर्टकट में कह देते हैं कि गैस का एक्टिव मास या तो उसकी मोलारिटी है और या फिर उसका पार्शियल प्रेशर है। ठीक। अब रियल गैसेस के भी क्वेश्चन अगर बनेंगे तो नियम के अनुसार मुझे गामा की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन गामा की वैल्यू आपको आमतौर पे नीट में, आईआईटी में नहीं दी मिलेगी, इसलिए बाय डिफॉल्ट 1 मान के ही सॉल्व करोगे। ठीक। उसके बाद एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पानी के अंदर होता है गामा इंटू मोलारिटी। गामा इंटू मोलारिटी। और फॉर आइडियल सॉल्यूशन गामा की वैल्यू 1 होती है। हम तो रियल की भी 1 ले लेंगे, मजबूरी है। ठीक है, आया समझे? क्लियर है सभी को? ये सारी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली करी है। तो अगर मुझे, आपने क्या देखा? सॉल्यूशन का, हाँ जी, सॉल्यूशन का एक्टिव मास उसका मोलारिटी है, किसी का 1 है, लेकिन गैस ही दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक्टिव मास उसकी मोलारिटी भी होती है और उसका पार्शियल प्रेशर भी होता है। ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। अरे भाई गामा की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली आएगी, सीधी बात है, इसमें क्या सोचना। अच्छा सर, अब आप क्या बताने वाले हो? बताता हूं। अब आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि अगर A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B मिलकर डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए एक हाइपोथेटिकल करते हैं, तो इस रिएक्शन के अंदर रोहित भाई कितनी रिएक्शन हो रही है? 2। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। एक हल्का सा डेरिवेशन कराऊंगा, मजबूरी है, जरूरी है, डेरिवेशन कराऊंगा हल्का सा। क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मुझसे कहा जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके अंदर जितने बंदे रिएक्ट कर रहे हैं उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट होते थे वो किसमें चले जाते थे? पावर में। अर्थात एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी, राइट? यही होता था ना? पढ़ के आ रहे हो? क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल इट्स रिएक्टेंट एंड कोफिशिएंट आर रेज्ड टू पावर। कोफिशिएंट आर रेज्ड टू पावर, यही था ना लॉ ऑफ मास एक्शन? पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो सुन लो। अब सुन लो, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं आपने नहीं पढ़ा या भूल गए हो। कि अगर मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालनी है तो ये बताओ इसमें कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं? ए और बी। तो आप ए का एक्टिव मास ले लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप बी का एक्टिव मास ले लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो बैलेंसिंग के जो कोफिशिएंट हैं वो पावर में चले जाते हैं।
ठीक है, ओके। और यहां पर हम कांस्टेंट लेते थे KF, और A मोल्स एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। KF को हम कहते थे रेट कांस्टेंट फॉर, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। और अगर बच्चों को समझ में आ रहा हो तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, तमन्ना बोलो। इसमें कौन कौन रिएक्ट कर रहा है बैकवर्ड में, C और D। तो एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D, राइट। नहीं आया समझ में, भाई बता दियो, ठीक है, क्योंकि मैंने सब बच्चों को 11th में नहीं पढ़ाया है, और मैं ये मान के चलता हूं तो पढ़ ही रखा है आपने, ठीक है। तो जो चीज पढ़ रखा उसमें कम समय लगाओ, जो चीज मुश्किल है उसमें ज्यादा समय लगा दो। ऐसे ही ड्रॉपर का बैच पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता हो तो मैं कहता हूं मैं भगवान नहीं हूं कि मैं जो सोचता हूं वो सही है। मेरे से पूछ लियो, सर एक बार फिर से बताना। तो यहां पे क्या हो गया, KB एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D। KB क्या है आप समझिएगा, KB क्या हो गया, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। और जिस समय इक्विलिब्रियम सेट होता है, एट इक्विलिब्रियम, अभी 10 बार कह चुका हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसे ही बोला ना, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है। तो KF एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B इज इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D। यही था ना। तो क्या होगा, KF को KB से डिवाइड कर दो, तो क्या होता था, एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A और एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B, राइट। सही है। और आपको पता है कि KF कांस्टेंट, KB कांस्टेंट, तो इसका रेशियो कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है, बोलो। आपको होगा सर ये तो हमें पता था, आपने डेरिवेशन क्यों कराया, जरूरी था, बताऊंगा क्यों। अभी आज तो नहीं, लेकिन आज के बाद तो मेरी क्लास खत्म है, जब अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलूंगा, ठीक है। तो फिर ऐसा भाई, ये जो 15-20 दिन है ना, एक बार हम 12th 11th का सिलेबस खत्म कर लें, ठीक है। तो कम से कम एक बार एक शेड्यूल और बढ़ाऊंगा मैं 15 दिन के बाद, तो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, उसकी चिंता आप छोड़ देना। लेकिन ये 15 दिन जो है ना, सिलेबस का लोड है, +2 वालों का सिलेबस इसी समय खत्म हो रहा होता है, उसके बाद हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आपको पूरा समय देंगे और ज्यादा देंगे, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये हो गई, के AC ऐसा ही किया भाई, है ना। और इस के को हम क्या कहते थे बता सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इक्विलिब्रियम कहते थे। अब इसके भगवान के कई रूप होते हैं, इस चैप्टर में जो भगवान है ना वो के है, पूरी केमिस्ट्री इसी पे घूमेगी। और इस भगवान के सही रूप से दर्शन कर लो, इसके जितने रूप हैं वो तो हो जाएंगे। आपको पता होगा KP होता था, KC होता था, अब पढ़ाने के लिए KX भी होता था। लेकिन यार पढ़ा दो, कॉपी भरवा दो, लेकिन KX के सवाल आते नहीं है। मेन तो अपनी कहानी KP और KC पे। तो मैं बच्चों से कहता हूं तुम ज्यादा नहीं, जितना पढ़ते हो वो सॉलिड पढ़ लो। तुम KP KC अच्छे से कर लो, तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। पता लगा आपको KP KC आता ना हो और आपको KX की नॉलेज हो, इसका क्या फायदा है, आप ही बताओ, कोई फायदा है। अब वो एक KP होता है, KC होता है, और मुझे पढ़ाना हो और बच्चों पे इंप्रेशन डालना हो, एक KPC भी होता है। ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है। सब्जेक्ट अपने आप में इतना महासागर है कि पूछो ही नहीं। लेकिन मेरा कहना है जो सिलेबस में है उसमें आपकी परफेक्शन क्या है, और मैं आपको KP और KC में मास्टर बनाऊंगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। बाकी करना तो आपने है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई। और +1 में जब टीचर ये डेरिवेशन कराता था तो अंत में कहता था कि अगर ये इक्वेशन दी हो और डायरेक्ट आपको के इक्विलिब्रियम निकालना हो तो एक्टिव मास प्रोडक्ट के ऊपर लिख लो, एक्टिव मास रिएक्टेंट के नीचे लिख दो, और जो बैलेंसिंग के पार्ट हैं वो पावर में ले लो, ठीक है। तो ये जो के है इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जिसने के न्यूमेरिकल अच्छे से हैंडल कर लिए
उसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी आएगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा और मुश्किल माना जाता है, वो भी आपको अच्छे से कराएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम ये हो गया। तो अगर मुझे के इक्विलिब्रियम निकालना होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब आप एक बात बताओ, केपी और केसी की बात पहले कर लेते हैं, कभी समय मिलेगा तो केएक्स भी देख लेंगे। ठीक है, इधर देखो, केपी और केसी। रोहित भाई, अगर मेरी बात ये पहले बताओ, सॉल्यूशन के लिए आप क्या निकालोगे, केसी की केपी? केसी, क्योंकि वहां मोलारिटी है भाई। गैस के लिए क्या निकालोगे? केपी भी निकालेंगे और केसी भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्टिव मास दोनों तरीके से निकलता है, प्रेशर के टर्म्स में भी, और अगर आप यहां केसी लिखते हो तो ये एक्टिव मास कंसंट्रेशन में आ जाएगी, और कंसंट्रेशन क्या होती है? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। और अगर आप यहां पे केपी लिखते हो तो एक्टिव मास अब आपके प्रेशर में आ जाएंगे, तो प्रेशर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी तो नहीं होता। बोलो। तो एक बात ये पहले बताइए, अगर इतना समझ में आ गया है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस हम केपी भी काउंट करते हैं और केसी भी काउंट करते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसका केपी निकालो, तो आप कह सकते हो कि सर आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन गैस के लिए मैं केपी निकालना चाहता हूं, केसी निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा हाँ, यस यस यस, बिल्कुल ठीक बात है, उसकी केपी और केसी होगा, है ना। अब मैं अगला पॉइंट आपको डिराइव नहीं करूंगा और डायरेक्ट पूछूंगा, गैस के लिए केपी और केसी में क्या संबंध था? केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर, बोलो, डेल्टा एन जी। जरूर लिखियो भाई, क्योंकि गैस का मामला है। ये डेल्टा एन क्या होता था? चेंज प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। लेकिन थोड़ी सी गलती मैं कर गया, रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल वो गैस के ही होने चाहिए, सॉलिड लिक्विड है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। अब इसका मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, ठीक है, लेकिन उसका करा दिया। तो एक मिनट सुनो, अभी सवाल करता हूं, एक दो अच्छे सवाल इस पे बहुत जबरदस्त होंगे, और देखूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ जाए, तो क्या उस केस में केपी की वैल्यू केसी के इक्वल नहीं होती थी? इफ डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, है ना, तो क्या होगा? केपी किससे बड़ा हो जाएगा? केसी से। चेक कर लो। और इफ डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या नेगेटिव हो जाए, तो फिर केपी की वैल्यू केसी से कम भी हो जाएगी। याद है? चलिए, अब इन पे मैं कुछ सवाल आपको करवाता हूं, ठीक है। पहला सवाल ये है, नोट करो। पहला सवाल, गिव गिव रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, कि केपी केसी में कौन बड़ा होगा। पहला, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन 2HI, सब गैस में है। दूसरा, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल साइन 2 अमोनिया, सब गैस में है। PCl5 ब्रेक डाउन करोगे, PCl3 प्लस क्या बोलो बेटा? Cl2, राइट है। PCl5 इसमें रिलेशन सब गैस में है। फोर्थ में बताओ कि अगर मैं CaCO3 सॉलिड ले लूं और यहां पर CaO सॉलिड ले लूं प्लस CO2 गैस ले लूं, आपको इन चारों क्वेश्चन में बड़े हल्के से सवाल हैं, आपको यह बताना है कि केपी केसी में कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो कहां पर केपी ज्यादा है, कहां पर केसी ज्यादा है। चलिए करते हैं, बताओ। इसका डेल्टा एनजी, इसका मतलब केपी इक्वल टू केसी, कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं। इसका डेल्टा एनजी 2 - 4 -2, माइनस आ गया, अर्थात केपी केसी से कम होगा। इस वाले केस में डेल्टा एनजी
वन, तो इस केस में केपी केसी से ज्यादा होगा। यहां डेल्टा एनजी क्या कहते हो? क्यों वन? गैस के मोल्स एक हैं, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में जीरो हैं, तो डेल्टा एनजी प्लस वन, और डेल्टा एनजी प्लस वन तो केपी ग्रेटर देन केसी। भाई जी, इस तरह के सवाल कर लोगे हैं? इस पे आपका समय वेस्ट अब ज्यादा ना किया जाए, लेकिन बता दिया देखो ऐसे होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। एट व्हाट टेम्परेचर Kp equal to Kc for any reaction? बिल्कुल छोटा सा हलवा सा सवाल है, करके दिखाओ। किसी भी रिएक्शन के लिए देखो, अभी तो रिएक्शन दी थी, तो पता लगा कि केपी और केसी इक्वल हैं या इक्वल। लेकिन अब मैंने क्या सवाल पूछा? एक ऐसा टेम्परेचर है, चाहे दुनिया में कोई रिएक्शन हो, उसका केपी केसी बराबर हो। कितना बताया? रौनक सॉल्व कर रहे हो? 12 केल्विन, एक ही बात है। करें? देखो, रिएक्शन दे रखी है क्या? तो केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी होगा। होगा ना? बिल्कुल होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी की वैल्यू इक्वल लानी है। अगर मैं ये कह दूं कि अगर आर टी की वैल्यू 1 हो जाए, चाहे कोई रिएक्शन हो, तो डेल्टा एनजी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया समझ में? है? अगर आर टी की वैल्यू 1 हो जाए, तो दुनिया में कोई रिएक्शन हो, उसका केपी केसी इक्वल होगा। अगले ने पूछा क्या है? टी, क्या 1/r नहीं होगा? और जैस्मिन ने यह भी बता दिया कि आर आप सर अक्सर क्या बताते हो, 1/12, तो टी की वैल्यू 12 केल्विन। यानी 12 केल्विन दुनिया का एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी रिएक्शन का केपी केसी बराबर होगा। देखा, ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन ट्रिकी सवाल है, और सिर्फ दो ही बच्चे कर पाए। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं कर लिया था, चलो 3 मान लिया। लेकिन आप एक चीज समझो ना कि मैंने कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा। ठीक, अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन ये है, एक रिएक्शन है जिसका केपी 2 × 10⁻³ एटीएम स्क्वायर है, उसका केसी क्या होगा आपसे पूछ रहा है, और टेम्परेचर ले लो 300 केल्विन। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। केपी दिया है, केसी पूछा है, रिएक्शन नहीं दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, बताओ कैसे करोगे?
कर लिया? कितना बताया? अच्छा, यही है। 32 इंटू 10 की पावर, केपी दिया है, केसी पूछा है। गलत था? तो गलत था तो सही करो। हाँ जी, यही वाला आंसर है। कौन सा फार्मूला लगाया? फिर कैसे रखा है? किसमें? तो अलग अलग आंसर दे रहे हो यार सारे। हैं? ऐसा ना करो यार। आपने दिखाओ कैसे किया, मैं देख चेक करूंगा। क्या आ रहा है? देखो, आप सबने फार्मूला कौन सा लगाया है? ये दिया है। केपी कितना है? किसकी वैल्यू पूछी है? टेम्परेचर इनटू डेल्टा एनजी। क्या रिएक्शन दी हुई है? और डेल्टा एनजी पूछा है। अब डेल्टा एनजी के बिना काम नहीं होगा। क्यों भाई? तो बताओ, यहां एटीएम की पावर क्या लिखा है? वही डेल्टा एनजी होता है। रुको रुको, बताता हूं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि टू कैसे आया, बाकी तो कर लोगे। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये? 25 है ना? 25, 625। तो केसी हो गया 2/625 इंटू 10⁻³ यही हुआ ना? है ना? तो लगभग, अगर यहां टू है कितना, 3 इंटू 6, चलो ठीक है लगभग। हाँ, 3.2 और 3 में कोई खास फर्क नहीं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आसान था, लेकिन भटक क्यों गया, हमें डेल्टा एनजी नहीं पता। अब मैं आपको यह समझा देता हूं कि यहाँ डेल्टा एनजी टू कैसे है, और इसने भी यही बताया कि हमने डेल्टा एनजी टू लिया। ये बता दो सही है कि गलत? ये बोला था ना इसने। देखो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो आपसे तो मैं कुछ आगे की भी बातें पूछ सकता हूं। ये होता है। अगर मैं यहां पर केपी निकालूं, केपी, तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का ऊपर पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, और पार्शियल प्रेशर H2 की पावर कितना? 3 होगा। पक्कम पक्का। अब अगर मैं केपी की वैल्यू छोड़कर इसकी यूनिट निकालूं, तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम। तो ये एटीएम स्क्वायर, ये ATM1, ये ATM3। तो क्या एटीएम की पावर -2 नहीं आएगी? आएगी। अब अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालूं तो, और यहां भी क्या लिखा है? इसका मतलब जो यूनिट के साथ में पावर दी होती है वो इनडायरेक्टली डेल्टा एनजी होती है हमेशा। और यहां पर एटीएम स्क्वायर दिया है, तो डेल्टा एनजी -2 लोगे कि +2? हमेशा। ऐसे सवाल आते हैं राहुल भाई। कोई बहुत लंबा चौड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन देखो सारे अच्छे क्वेश्चन है। आ रहा समझ में सबको? क्या ट्रिक बनी? अगर रिएक्शन ना दी हो, सुन लो पहले, रिएक्शन ना दी हो
और केपी दे के केसी या उल्टा पूछा हो तो पहले ये चेक करो कहीं 12 केल्विन तो नहीं है। अगर 12 केल्विन है तो केपी इक्वल टू केसी होगा, और अगर 12 केल्विन नहीं है, जो कि यहां नहीं था, तो आपको केपी की या जो केसी की एक की यूनिट दी होगी और उसके ऊपर जो पावर चढ़ी होगी वही डेल्टा एनजी होगी, चाहे रिएक्शन कोई भी ना दी हो। अगर मैं रिएक्शन दे देता और केपी पूछ के केसी पूछता, वो तो आप सारे बच्चे कर लेते। फार्मूला क्या था, यही तो था, लगा दो खत्म, प्रॉब्लम है खत्म। अरे मेरी बात समझ में, लेकिन तारीफ तो ये है ना, ये चीज सीखो ना, ये इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? और एक और क्वेश्चन कराएंगे, लिखो भाई। इन विच केस, दिस फार्मूला इज करेक्ट, log kp अपॉन kc, ये भी मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। log rt की वैल्यू 0 आएगी और इक्वेशन दे रखी है H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI, और दूसरा PCl5 ने दे दिया PCl3 प्लस Cl2, तीसरी चॉइस दे दी N2 प्लस 3S2 फॉर्मिंग 2NH3, और फोर्थ चॉइस नन ऑफ दीज कर देते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा मेडिकल में आ चुका है। किस केस में log kp अपॉन kc की वैल्यू प्लस log rt के साथ में 0 आएगी, और आपको इन चार चॉइसेस के अंदर बताना होगा कि क्या आपका सीन क्रिएट होगा। एक बार अपना दिमाग लगा लो, फिर उसके आ गया कौन सा सेकंड। बस इतनी जल्दी होंगे सवाल, जल्दी बोलो। बाकी इसके जो रियल और अच्छे क्वेश्चन है ना, वो अगले मंडे को कराऊंगा। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, पढ़ के आइएगा। और मंडे का सिलेबस बता दिया ना मैंने टेस्ट का, पूरे थर्मोडायनामिक्स भी होगा, लेकिन माइनस प्लस के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी और करनी पड़ेगी। log kp अपॉन kc प्लस log rt की वैल्यू 0। हो, बस भाई, इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो। रोहित भाई, माधव, नहीं निकला कुछ? चलो देखते हैं। खुशी, मिया, देखो, रुको, पहली बात तो log हटाओ। कैसे हटाऊं, देखो, log kp अपॉन kc की वैल्यू क्या माइनस log rt के बराबर नहीं हो गई? तो log kp बाई kc की वैल्यू log rt की पावर -1 हो गई। log की इतनी प्रॉपर्टी तो समझते ही होगे। अब ये log कैंसिल हो गए, इसका मतलब kp अपॉन kc की वैल्यू rt की पावर -1 आ गई, और जो RT की पावर होती है वो डेल्टा NG हो गई। तो इसका डेल्टा NG क्या हो गया, -1 हुआ। देखो डेल्टा NG -1 कहाँ है? अच्छा, ओहो, ये आंसर है, नन ऑफ दिस। डेल्टा NG पॉजिटिव -1 आना चाहिए ना, इसका तो 2 - 1 है। अगर इसकी उल्टी रिएक्शन दी होती ना, वो सही होता है, नन ऑफ दीज आएगा। सवाल आंसर का नहीं है, अगर लॉग में ऐसे दिख जाए तो ऐसे करना होता है। ठीक, और इसी में ही अगर मैं ये कर दूं log kp बाई kc प्लस log rt की पावर आपका 2 इक्वल टू 0, अब कौन सा आंसर है? समझ गए कैसे? कैसे? इसको उधर भेज दो,
फिर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -2 यानी डेल्टा एनजी किस में आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और डेल्टा एनजी -2 किस में आएगा, इसमें आएगा। ऐसे सवाल हो, ठीक भाई। अब जो बड़े बड़े सवाल हैं केपी केसी के, वो अगले लेक्चर पे करेंगे, छोटे छोटे तो करा दिया, ठीक है। और सुनो, ऐसे भी सवाल होते हैं, के फॉरवर्ड दे दिया, के बैकवर्ड दे दिया, और केसी पूछ दिया, या सुनो, पता है ऐसे पूछ, ऐसे ऐसे मैं बता देता हूं, के फॉरवर्ड दे दिया, के बैकवर्ड दे दिया, और यूनिट दे दी मोलैरिटी में, तो इनके रेशियो से क्या आएगा, केसी। अरे के क्या था अभी, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड नहीं था, उससे केसी निकाल दो, और उसके बाद केसी से केपी निकाल लो। ऐसे भी सवाल बनेंगे, या सिंपली ऐसा भी हो सकता है, के फॉरवर्ड एक्स है, के बैकवर्ड वाई है, बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो जमा आसान क्वेश्चन है, एक्स बाई वाई होगा। तो छोटे छोटे करा दिए हैं, बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से कराएंगे, लेकिन मंडे को कराएंगे, ठीक है भाई।